साथियों नमस्कार। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में हमारी बातचीत हो रही थी और पिछले जो हमने 2-3 क्लासें देखी है उसमें हमने शुरुआत की थी राजस्थान की रियासतों का किस प्रकार से भारतीय संघ में विलय हुआ। उसके बाद में हमने एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया और उस एकीकरण की प्रक्रिया में हमने जो 2-3 क्लासें ली हैं उन क्लासों के अंदर हमने राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए प्रारंभिक जो 3 चरण हैं उनके बारे में हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। और वो प्रारंभिक जो 3 चरण थे जिसको हम क्रम से मत्स्य संघ, फिर आपके राजस्थान संघ और उसके बाद हमने संयुक्त राजस्थान संघ जैसे नाम दिए हैं और हमने उनमें जानने का प्रयास किया था कि कौन कौन सी रियासत आपके शामिल हुई है। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे जो हमारा चौथा चरण है जिसे हम वृहद राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं और जो फिर हमारा 5वां चरण है जिसे हम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, उन चरणों की किस प्रकार से प्रक्रिया उत्पन्न हुई है और कैसे उनमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया है और हम किस प्रकार से एकीकृत राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी बातें आपके इस कक्षा में हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि हम चौथा चरण पढ़ेंगे तो हमें कम से कम जो पहले के 3 चरण हैं उनके अगर हमें संक्षिप्त जानकारी और हो जाएगी तो शायद हमें चौथा चरण और 5वां चरण पढ़ने में हमें आसानी होगी। अगर मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बात करूं तो हमने सबसे पहले चरण की बात की और पहला जो चरण था उसको हमने नाम दिया था आपके मत्स्य संघ। और हमने मत्स्य संघ के बारे में हमने बात की थी कि इसमें राजपूताना की जो 4 रियासतें और एक आपके ठिकाना था। वे 4 रियासतें जैसे एक रियासत थी आपके अलवर, एक थी आपके भरतपुर, तीसरी रियासत थी आपके धौलपुर और चौथी रियासत थी विद्यार्थियों आपके करौली। इसके साथ में एक ठिकाना जोड़ दिया गया था जिसका नाम था नीमराणा। इनको जोड़ने के बाद में जो संघ बना राजस्थान के अंदर उसको बोलते हैं आपके मत्स्य संघ। उसके उपरांत हमने दूसरे चरण के रूप में जिसको हमने नाम दिया था आपके राजस्थान संघ। और इस राजस्थान संघ में हमने क्या किया था, हमारे जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी जो 9 रियासतें हैं उनके साथ एक ठिकाना को जोड़कर उसको हमने नाम दिया था राजस्थान संघ। अगर मैं संक्षिप्त रूप से बात करूं जैसे डूंगरपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर आपके प्रतापगढ़, चौथी रियासत कोटा, 5वीं रियासत आपके बूंदी, 6ठी रियासत आपके झालावाड़, इसके बाद में 7वीं रियासत टोंक और जो 8वीं रियासत थी उसका नाम था आपके शाहपुरा और जो 9th आपकी जो रियासत थी उसका नाम था किशनगढ़ और एक आपके ठिकाना था जो बांसवाड़ा आपकी रियासत का भाग था उसका नाम था कुशलगढ़। तो इस प्रकार से 9 रियासतें और एक ठिकाने को एक करने के पश्चात जो एक नया नाम हमारे सामने आया वो था राजस्थान संघ। इसके बाद में जो हमने अगले आपके चरण की बात की थी वह थी विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान संघ। देखिए नाम में ही उत्तर है, राजस्थान संघ दूसरे चरण का नाम है और संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का नाम है। तो जाहिर सी बात है जो ये 9 रियासतें हैं उसके अंदर एक और रियासत आपके शामिल हो गई थी, वे रियासत थी आपके मेवाड़ और एक ठिकाना तो पहले से इसमें शामिल था। तो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। तो जो रियासतें हैं टोटल होगी 10 और ठिकाना हो गया आपके 1। तो इन 11 क्षेत्रों को आपस में मिलाकर जो नया नाम आया है उसका नाम विद्यार्थियों आपके राजस्थान संघ। तो जो राजस्थान संघ की ही जगह ली है विद्यार्थियों आपके संयुक्त राजस्थान संघ ने। तो इस प्रकार से संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर हमारी 10 रियासतें हो चुकी हैं और एक आपके ठिकाना हो चुका है। अब जो हमारा चौथा चरण है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे उसका नाम है विद्यार्थियों आपके वृहद राजस्थान संघ। अब वृहद राजस्थान संघ में इसमें क्या होगा विद्यार्थियों, जो संयुक्त राजस्थान संघ है, जो हमारा संयुक्त राजस्थान संघ है जिसके अंदर हमारे टोटल 11 भाग हैं, इसके अंदर ही 4 रियासतों को और शामिल कर दिया जाएगा। क्रम से वो होगी जयपुर, जयपुर के बाद में वो होगी आपके जोधपुर, जोधपुर के बाद में जो अगली रियासत है आपके बीकानेर और बीकानेर के बाद में जो रियासत है हमारे सीमावर्ती जिसका नाम है जैसलमेर। क्योंकि लावा ठिकाना जयपुर का ही भाग है इस प्रकार से लावा भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो संयुक्त राजस्थान संघ में तब ये 4 रियासतें और एक आपके ठिकाना शामिल होगा तो इसी संयुक्त राजस्थान का नाम हो जाएगा आपके वृहद राजस्थान संघ। और जो हमारा 5वां चरण है जिसको हम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम दे रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो वृहद राजस्थान संघ है उस वृहद राजस्थान संघ के अंदर ही जो हमारा सबसे पहला जो आपके चरण था मत्स्य संघ वाला उनकी रियासतों को शामिल कर देंगे। तो जो 5वां चरण हमारे सामने आएगा उसका नाम रहेगा आपके संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों किस प्रकार से देखो राजस्थान संघ बना, उसमें मेवाड़ शामिल होगी तो संयुक्त राजस्थान संघ बना। अब इसी के अंदर जब आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और लावा को शामिल कर लिया गया तो उसका नाम हो गया वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ के अंदर ही जब आपके मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया यानी सारी चीजें एक हो चुकी है तो नया नाम निकल कर आया आपके संयुक्त वृहद राजस्थान संघ।
और संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ के बाद अगर हम देखते हैं तो फिर राजस्थान में एक सिरोही एक ऐसी रियासत बसती है और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा ही बचता है। बाकी जितनी भी हमारे जो 3 ठिकाने हैं और जो 18 जो हमारी रियासत है वो एक हो चुकी है। जो 3 ठिकाने और 18 जो रियासत एक हुई है ना, उसी का नाम है विद्यार्थियों संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। तो मेरे हिसाब से आप जो हम कक्षा में पढ़ेंगे आज, एक तो आपके वृद्ध राजस्थान संघ और एक आपके संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, उनकी जो रूपरेखा है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं, उनकी घटनाओं को देखते हैं तो और ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब जो चौथा हमारे एकीकरण का चरण है उसे हम वृद्ध राजस्थान संघ के नाम से संबोधित करेंगे, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ दिया है। जो वृद्ध राजस्थान संघ है, उस वृद्ध राजस्थान संघ का जो अस्तित्व आया है विद्यार्थियों, वह है आपके 30 मार्च। आप जब राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च को, तो 30 मार्च का संबंध आपके एकीकरण के इसी चरण से है। अब विद्यार्थियों, ये वृद्ध राजस्थान संघ आखिरकार अस्तित्व में कैसे आया है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई है। जो हमारा तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान संघ और जो चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान संघ, इन दोनों के बीच में से कौन सी घटनाएं हुई है, किस प्रकार से संघ आपके अस्तित्व में आया, उनकी बात करते हैं। तो तीसरा चरण था विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान संघ का। उसके बाद में भारत सरकार के सामने 5 रियासतों का प्रश्न था। एक तो सिरोही, उसके बाद में जो दूसरी रियासत थी बीकानेर, फिर आपके तीसरी रियासत थी आपके जोधपुर, चौथी रियासत थी आपके जैसलमेर और 5वीं रियासत थी आपके जयपुर। इनके संबंध में को ठोस निर्णय लेना था। अब विद्यार्थियों, जो सिरोही रियासत है उसके बारे में पहले डिसीजन ले लिया गया था फरवरी 1948 के अंदर ही कि इसको बंबई प्रांत को सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, जो सिरोही आपकी रियासत है उसको तो राजस्थान में शामिल करने की चर्चा ही नहीं हो रही थी और उसको उसके भागों को, अधिकांश भागों को आपके बंबई प्रांत को सौंप दिया गया था। तो जैसे सिरोही का भाग निकल गया तो फिर आपकी 4 रियासतें बची है और इन चारों रियासतों के बारे में ही हमारे रियासती विभाग को ठोस निर्णय लेना है। अब समस्या यहाँ पर यह आ रही है विद्यार्थियों भारत सरकार के समक्ष कि जो ये 4 रियासत है जिसमें बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इनकी स्थिति स्वतंत्र रहने की है भारतीय संघ में, क्योंकि ये तीनों रियासतें जिनकी आय आपके 1 करोड़ से अधिक है और इनकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। तो जो ये 3 रियासतें हैं वो जो तीनों रियासतें स्वतंत्र रह सकती है और भारत सरकार इनको किसी समूह में शामिल होने के लिए आपके दबाव में नहीं ला सकती, क्योंकि पहले से ही हमारे रियासती विभाग ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे राजपूताना के शासकों को आश्वासन दिया था कि अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप भारतीय संघ में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो रियासती विभाग ये चाहती है कि कुछ ऐसी घटना हो कि यहाँ के आम लोग ही राजपूताना के अंदर शामिल होने के लिए मांग उठाएं, कुछ पहल करें, तो फिर वो भारतीय सरकार और रियासती विभाग के लिए और आसान हो जाएगा काम। लेकिन विद्यार्थियों, भारतीय सरकार ये भी देख रही है कि इनमें से जो कुछ रियासतें हैं, जैसे आपके बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये तीनों की तीनों रियासतें सीमावर्ती भी है। सीमावर्ती रियासतें हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई हमले होते हैं, कोई घटनाएं होती है, तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र है। फिर ये सारा का सारा क्षेत्र मरुस्थलीय है, तो स्वतंत्र रहकर अपना पूरा विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार तो ये चाहती है कि ये भारत राजपूताना संघ में शामिल हो जाए या फिर कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था हम यहाँ पर स्थापित करें जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खतरे भी कम हो और ये क्षेत्र मरुस्थलीय इलाके हैं, इसलिए इनका एक आपके हम कह सकते हैं कि नियमित रूप से इनका विकास भी होता रहे। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए रियासती विभाग ने कुछ आपके निर्णय लेने की पहल की। उन्होंने ये सोचा कि जो आपके जैसलमेर का क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है और बीकानेर का क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद में इन सबको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर देंगे। तो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जिसमें काठियावाड़ के साथ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें आपके शामिल रहेगी और इस पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहेगा, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी निगरानी रख सके और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इनका अच्छा विकास भी हो पाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके राजपूताना के जो आपके हम कह सकते हैं प्रजामंडल के जो लोग हैं, आम जनमानस है, समाजवादी जो नेता है, उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका मानना था कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये राजपूताना के अभिन्न अंग है, हम इन्हें केंद्र शासित प्रदेश रूप में स्थापित होता नहीं देख सकते। तो ये रियासती विभाग डिसीजन लेने जा रही थी कि इसका विरोध होने लग गया और सबसे जो पहला विरोध यहाँ हुआ था वो प्रजामंडल के जो नेता हैं और जो हमारे रियासतों के जो आम लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा जो बड़ा विरोध हुआ था वो समाजवादी दल के द्वारा किया गया था। समाजवादी दल के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम आप सुनते हो जयप्रकाश नारायण।
ये जयप्रकाश नारायण वही है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत स्तर पर रहते हुए आपके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने नवंबर 1948 के अंदर उदयपुर में एक आम सभा को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने डिसीजन लिया कि जो बची हुई राजपूताना की रियासतें हैं उन्हें राजपूताना के अंदर ही शामिल किया जाए और एक एकीकृत, मजबूत और संगठित राजस्थान का निर्माण हो, ऐसी इनकी इच्छा थी। हम देख रहे हैं कि समाजवादी दल निरंतर इस प्रयास कर रहा है कि 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही राजस्थान हो, ना कि उनके अलग अलग आपके समूह। और इसीलिए उन्होंने फिर एक राजस्थान आंदोलन समिति का भी गठन किया। इस बात को भी आप याद रखेंगे, अक्सर ऐसे जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि जो राजस्थान आंदोलन समिति है किस दल द्वारा बनाई गई थी, तो फिर वो हो जाएगा आपके समाजवादी दल के द्वारा। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, आम जन का विरोध हो रहा है, प्रजामंडल के लोगों द्वारा विरोध हो रहा है, समाजवादी दल भी विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे रियासती विभाग के सचिव थे, आपके सलाहकार थे वीपी मेनन, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इस संबंध में एक मीटिंग बुलाई जाए, एक बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई ठोस निर्णय हो। इन्होंने इस बैठक के अंदर CS वेंकटाचार्य जो आपके बीकानेर के दीवान थे और VT कृष्णमाचार्य जो आपके जयपुर के दीवान थे, हाल ही CS वेंकटाचार्य मारवाड़ के भी दीवान रह चुके हैं, इन दोनों को बुलाया गया और एक बैठक ली की और यहाँ पर एक निर्णय हुआ। निर्णय कुछ ऐसा हुआ कि जो आपकी ये जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत को तो आपके जो अलवर और करौली के साथ शामिल करके एक समूह बना दिया जाएगा। तो ये अलवर का आपके जयपुर का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। फिर आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है, इनको तीनों को मिलाकर एक आपके हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजपूताना यूनियन बना दिया जाए, एक नया ही समूह बना दिया जाए। तो ये बात आपकी इस वीपी मेनन की बैठक में आपके CS वेंकटाचार्य और VT कृष्णमाचार्य ने की थी। लेकिन इस बात का भी विरोध हुआ, इस बात का भी इस प्रकार विरोध हुआ कि क्यों ना इन पश्चिमी राजपूताना यूनियन बनाने की जगह इन जो तीन रियासतें सीमावर्ती जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जो बच गई जयपुर, इनको एक कर दिया जाए और उनको संयुक्त राजस्थान के अंदर शामिल कर दिया जाए। ये मांग प्रजामंडल के द्वारा भी उठाई जा रही थी, आम लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही थी और यहाँ के शासक भी अब झुकाव इस ओर हो रहा है कि वे आपके राजपूताना जो एकीकृत राजपूताना बनते जा रहे हैं उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी 1949, तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बैठक आपके उदयपुर में बुलाई, जहां पर जयपुर के शासक, बीकानेर के शासक, जोधपुर के शासक और आपके मारवाड़ के शासक और इसके अलावा जयपुर के शासक, ये चारों के चारों जो आपके शासक हैं उनको वहां बुलाया गया। और बुलाने के बाद में इन चारों शासकों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि जो अब तक एक समूह बन चुका है जिसको हम राजस्थान संघ बोलते हैं, जिसके अंदर पहले से ही 10 रियासतें शामिल है, उसी जो आपके संयुक्त राजस्थान संघ है जिसके अंदर आपके अब तक 10 रियासतें पहले से ही शामिल है, उन्हीं 10 रियासतों के अंदर हम चारों रियासतें शामिल होने के लिए सहमति प्रकट करते हैं। तो जैसे ही संयुक्त राजस्थान संघ जो हमारा तीसरा चरण था उसमें जयपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को और जोधपुर को जैसे उसमें जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद जो नया हमारे सामने संघ आया उसका नाम था वृहद राजस्थान संघ। अब जो ठिकाना बच गया विद्यार्थियों लावा, उस लावे को तो पहले से जयपुर में शामिल कर दिया गया एक आदेश द्वारा। तो अब आपके इस वृहद राजस्थान संघ के अंतर्गत हम देखते हैं जो आपके जो ये चारों रियासतें हैं और उन रियासतों के साथ जो लावा ठिकाना है उसको भी जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद में हमारे सामने 30 मार्च को एक नया समूह आया, उस समूह का नाम ही था वृहद राजस्थान संघ। तो अब इस वृहद राजस्थान संघ के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी रियासतें हैं। सबसे पहले तो वो 9 रियासतें, कौन सी 9 रियासतें, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और एक आपके ठिकाने विद्यार्थियों जो आपके कुशलगढ़ का ठिकाना है उसको शामिल किया गया। तो 9 रियासतें और एक ठिकाना। उसके बाद में उसमें मेवाड़ मिल गया। तो जैसे ही मेवाड़ मिल गई तो रियासतों की संख्या हो गई आपके 10। लेकिन अब इन 10 रियासतों में 4 रियासत और मिल गई, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। तो रियासत संख्या 14 होगी, एक और लावा ठिकाना मिल गया। तो अब ठिकानों की संख्या होगी आपके 2। तो यहाँ पर 14 रियासतें, 14 रियासतों के साथ कितने ठिकाने आपके? 2 ठिकाने। जब 14 और 2 16 क्षेत्र एक हो गए, तब इन 16 क्षेत्रों के नया नाम दिया गया, वे था आपके वृहद राजस्थान संघ और जिसका अस्तित्व आया था आपके 30 मार्च को। और इसी उपलब्धि में हम 30 मार्च के दिवस के अवसर पर हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। इस बात से आप सभी बच्चे मेरे हिसाब से आप भली भांति आप इसे जानकारी है, आप इसे सूचित हो। इस प्रकार से हमारे ये वृहद राजस्थान संघ का आपके निर्माण हुआ। जो ये वृहद राजस्थान संघ है, इस वृहद राजस्थान संघ की रूपरेखा किस प्रकार से तय हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमने ये तो जान लिया है कि वृहद राजस्थान संघ कब बना है और इसमें कौन कौन से रियासतों को शामिल किया गया है,
लेकिन जैसे ही एक नया संघ बनता है तो हमारे सामने फिर से चुनौती होती है कि उसके राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राजधानी या फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस स्थान को ये मौका दिया जाएगा, उस संबंध में भी कई सारे बातों को डिसीजन करना पड़ता है। इसी रूपरेखा को बनाने के लिए जो वीपी मेनन है, उन्होंने जो हमारे राजपूताना के जो बड़े नेता हैं जैसे जनरल व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, हीरालाल शास्त्री है, माणिकलाल वर्मा है, उनको एक बैठक के रूप में बुलाया और उन बैठक में निर्णय लेने की कोशिश की गई कि किसको राज प्रमुख बनाया जाए, किसको उपराज प्रमुख बनाया जाए। उस बैठक के बाद में जो सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था कि जो वृद्ध राजस्थान संघ है उसके राज प्रमुख के रूप में मान सिंह द्वितीय को चुना जाएगा। ये मान सिंह द्वितीय किस रियासत से जुड़े हुए थे? आपके जयपुर से जुड़े हुए थे। लेकिन विद्यार्थियों, जो इससे पहले जो रियासत आपके संघ बना था, जिसको हम आपके संयुक्त राजस्थान संघ बोलते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर आजीवन राज प्रमुख का पद आपके मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह को दे दिया गया था। लेकिन जैसे जयपुर रियासत उनमें शामिल हुई तो अब राज प्रमुख का पद आपके मान सिंह द्वितीय को दे दिया गया। तो उससे मेवाड़ के शासक आपके रुष्ट हो गए। उनका मानना था कि जो भारत सरकार ने हमारे साथ जो एक वादा किया है, जो हमारा एक प्रकार समझौता हुआ, वो सरकार उसको तोड़ रही है। और जयपुर से तो पुरानी रियासत है आपके मेवाड़ की, तो हमारे जो पद है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो बची नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके विवाद को शांत करने के लिए एक नया पद बनाया गया। राज प्रमुख के ऊपर ही एक नया पद बनाया गया जिसको बोलते हैं महाराज प्रमुख। ये पहली बार पद बना और महाराज प्रमुख के पद के रूप में किन्हें आपके नियुक्त किया गया? आपके भोपाल सिंह को। और ये कहाँ के आपके राणा थे? आपके मेवाड़ के। तो इस प्रकार से राज प्रमुख का पद बना और राज प्रमुख के साथ में एक आपके महाराज प्रमुख का पद बनकर उस पर भोपाल सिंह को बिठाया गया। इससे जो मेवाड़ के लोग हैं, जो मेवाड़ के राणा है, उनके जो एक प्रतिष्ठा है, उनकी हम कह सकते हैं संस्कृति है, उनको मान मर्यादा रखने के लिए, उनको एक प्रकार से सम्मान देने के लिए इस प्रकार के पद का आपके निर्माण किया गया। अब समस्या ये आ रही थी विद्यार्थियों कि जो ये नया आपके संघ बड़ा है उसकी राजधानी कौन सी हो? राजधानी के संबंध में निर्णय लेना था, क्योंकि संयुक्त राजस्थान संघ में तो जो राजधानी बनाई गई है विद्यार्थियों, आपको उदयपुर को बनाई गई है और कोटा के अंदर भी एक बैठक करने का नियमित रूप से निर्णय लिया गया है। पर क्योंकि अब इसमें जयपुर शामिल हो गई है, जोधपुर शामिल हो गई है, बीकानेर, जैसलमेर शामिल हो गई है, तो इतने बड़े संघ की एक नई राजधानी होनी चाहिए। अब राजधानी के रूप में यहाँ पर हमें दो बातें सामने आ रही है। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि जोधपुर को राजधानी बना दो, तो कुछ मांग कर रहे थे आपके जयपुर को राजधानी बना दो। तो जयपुर और जोधपुर के लोगों के बीच में, उनके प्रशासन के बीच में एक प्रकार से ऊहापोह की स्थिति थी कि इस नए जो वृद्ध राजस्थान संघ है उसकी राजधानी किसको बनाई जाए। तो इस राजधानी के अंदर निर्णय लेने के लिए ही 1949 के अंदर एक आपकी समिति बनाई गई। उस समिति को आपके बी.आर. पटेल समिति कहते हैं। जो बी.आर. पटेल समिति बनी है उसके अंदर दो सदस्य और थे। जो उनके पहले सदस्य थे उनका नाम था कर्नल टी.सी. पुरी और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था एच.पी. सिन्हा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा पूछ लेते हैं। जो बी.आर. पटेल है, बी.आर. पटेल के नेतृत्व में जो आपके दूसरे सदस्य हैं वो है टी.सी. पुरी और जो तीसरे सदस्य है उनका नाम है आपके एच.पी. सिन्हा। तो इस प्रकार से तीन सदस्य है, इसमें बी.आर. पटेल के बाद में आपके टी.सी. पुरी साहब और टी.सी. पुरी साहब के बाद एच.पी. सिन्हा साहब। और इस बी.आर. पटेल समिति को ये कार्य दिया गया था कि वह इस नए संघ की राजधानी के संबंध में कोई एक अच्छा सा डिसीजन करे। और फिर इसी समिति के सुझाव के आधार पर जो ये वृद्ध राजस्थान संघ है, इस वृद्ध राजस्थान संघ की जो राजधानी रखी गई थी, वह राजधानी रखी गई थी विद्यार्थियों आपके जयपुर। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े शहर इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो रही है, तो उन रियासतों का भी सम्मान करना आवश्यक है, उन शहरों को भी एक अपना वजूद बनाए रखना जरूरी है। इसलिए क्या किया गया, राजधानी तो जयपुर रख दी गई, लेकिन जो न्याय विभाग है, जो हाई कोर्ट है, वह आपके जोधपुर को दिया गया कि जो जोधपुर शहर है उसमें इस विभाग का जो आपके कोर्ट है, न्यायालय है, वो स्थापित किया जाएगा। जो बीकानेर है, ये भी एक बहुत बड़ी रियासत थी, तो बीकानेर के अंदर आपके शिक्षा विभाग का मुख्यालय रखा गया था। जो आपके खनन विभाग है, उस खनन विभाग का मुख्यालय आपके उदयपुर में रखा गया था। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसे विभागों को अलग अलग शहरों में बांटकर उनकी जो आपकी प्रतिष्ठा है, उनकी संस्कृति है, उसे बचाए रखने का प्रयास किया गया है। जो कृषि विभाग है, वो कृषि विभाग आपके भरतपुर के पास रखा गया। तो इस प्रकार से राजधानी तो जयपुर हो गई, फिर जो बड़े बड़े मुख्यालय है उनको अलग अलग रियासतों, अलग अलग शहरों में आपके बांट दिया गया ताकि सभी को संतुष्ट किया जा सके। एक विद्यार्थी यहाँ पर ये बात आती है, कई बार हम पढ़ते हैं कि राजधानी बनाने के लिए एक आपके समिति गठित की गई थी जिसका नाम था आपके सत्यनारायण राव समिति। एक हम ये भी पढ़ते हैं, ये बात भी सही है। जब हमारा एकीकृत राजस्थान बन गया था 1956 में, तो उसके बाद में हमारी राजधानी क्या होगी, वहां पर भी विवाद हुआ था। उस समय जो हमारी नई आपकी समिति गठित हुई थी उसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति ने भी यही सुझाव दिया था कि हमारी जो राजधानी है वो जयपुर होनी चाहिए, हमारा जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर होना चाहिए, जो उसकी खंडपीठ है जयपुर
उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो वो सुझाव आपके सत्यनारायण राव समिति ने दिया था। परीक्षा में जब आता है कि जयपुर को राजधानी के रूप में रखने का जो सुझाव किसने दिया था, तो उसमें सत्यनारायण राव समिति ही आती है। तो हम सत्यनारायण राव समिति को पढ़कर जाते हैं। लेकिन उनसे पहले जो बी.आर. पटेल, एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान बी.आर. पटेल जो समिति है, उसने भी जयपुर को राजधानी रखने की आपकी सिफारिश दी थी। तो दोनों ऑप्शन कभी परीक्षा में साथ नहीं होते। इस समिति ने भी, सत्यनारायण राव समिति ने भी जयपुर को राजधानी बनाने की स्वीकृति दी है और बी.आर. पटेल ने भी आपकी स्वीकृति प्रदान की है। एकीकरण के दौरान जो समिति गठित हुई है वो है बी.आर. पटेल, और एकीकरण के बाद में जो समिति गठित हुई है वह है विद्यार्थी आपके सत्यनारायण राव समिति। तो ये दोनों समितियों को लेकर जो कंफ्यूजन रहता है अक्सर बच्चों के अंदर, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा इसमें समस्या ये थी कि इस इतने बड़े संघ का आपके प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री के लिए माणिकलाल वर्मा का नाम आ रहा था, जयनारायण व्यास का नाम आ रहा था, गोकुल भाई भट्ट का नाम आ रहा था, हीरालाल शास्त्री जी का नाम आ रहा था। लेकिन माणिकलाल वर्मा ने अपना आप को अलग कर लिया। तो माणिकलाल वर्मा है, उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। और जो जयनारायण व्यास हैं, उन पर कुछ आरोप लगे हुए थे, तो उनका नाम, दोनों का नाम इस प्रकार से प्रधानमंत्री रूप में हट चुका था। अब दो ही नाम बचे हैं, एक नाम आपके गोकुल भाई भट्ट है, एक नाम आपके हीरालाल शास्त्री है। इन दोनों ने गोकुल भाई भट्ट का समर्थन किया, लेकिन बाद में पटेल ने अपनी सूझबूझ से हीरालाल शास्त्री जी को आपके वृहद राजस्थान संघ का आपके प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया। तो आपको ध्यान रखना है, तो वृहद राजस्थान संघ जो 30 मार्च 1949 को बना है, उसके प्रधानमंत्री के रूप में आपके हीरालाल शास्त्री जी को नियुक्त किया गया है। और उनसे पहले जो संघ थे, जिसमें हम संयुक्त राजस्थान संघ बोलते हैं, उनके जितने भी नेता हैं, उन नेताओं को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में आपके शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, राजधानी का प्रश्न और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रश्न आपके भारत सरकार ने अपनी सूझबूझ और अपनी शांतिवादी नीति के तहत आपके इसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। अब रही बात उद्घाटन की कि इस संघ का उद्घाटन कैसे होगा, तो इसमें भी एक बड़ी आपकी रोचक बात आती है कि स्वयं पटेल ने इस आपके संघ का उद्घाटन किया था। जब आपके पटेल यहाँ आते हैं तो उनके विमान में कुछ तकनीक खामियां हो जाती है, और जब मान सिंह द्वितीय आपके सरदार वल्लभ पटेल को आमंत्रित करने जाते हैं कि आप इस संघ का उद्घाटन कीजिए, तो उनके विमान में भी आपकी गड़बड़ी हो जाती है। और जब उद्घाटन होने वाला होता है, जो समारोह होने वाला होता है, तो उस समय माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास के समर्थकों ने हो हल्ला कर दिया, क्योंकि जो इनके लिए जो बैठने की जगह थी वो पीछे रख दी गई थी, तो इनके समर्थक नाराज हो गए। तो विमान में एक प्रकार की तकनीक कमी आना, जब आपके समारोह हो रहा था उस समय हो हल्ला होना, उस समय भी किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे उस समय के जो रियासती विभाग के मुखिया के रूप में कार्य करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ का फिर आपके उद्घाटन किया। चौथे चरण के बाद में जो 5वां चरण है, जिसे हम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, इसे आपके संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम दिया गया था। और जो इसका अस्तित्व है वह आपके 15 मई 1949 को आया। अब देखिए विद्यार्थियों, इस संघ के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हुई है और कौन कौन सी रियासतें आपके शामिल हुई है, तो उसको समझने के लिए विद्यार्थियों आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी आपने पढ़ा था एक आपके वृहद राजस्थान संघ, और हमने जो वृहद राजस्थान संघ पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो आपकी 14 रियासतें हैं और दो ठिकाने हैं। 14 रियासतें कौन सी, जो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा और आपके किशनगढ़, ये तो होगी 9 रियासतें। 10वीं रियासत थी आपकी मेवाड़, और फिर 4 रियासत थी आपके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और आपके जो जयपुर की रियासत है। तो इस प्रकार 14 रियासतें हो गई और दो ठिकाने हैं। एक तो आपके हम कह सकते हैं कुशलगढ़ ठिकाना है और एक ठिकाना आपके लावा का। तो जो 14 रियासतें और जो 2 ठिकानों से मिलकर एक आपके समूह बड़ा है, उसको हमने नाम दिया आपके वृहद राजस्थान संघ का नाम दिया गया, और ये 4थे चरण के रूप में हमारा अस्तित्व में आया। लेकिन इनके अलावा जो 4 रियासतें हैं, जो आपके अलवर के बाद में भरतपुर, फिर आपके धौलपुर और करौली, और इनके साथ में एक आपके ठिकाना है जिसका नाम है आपके नीमराणा। अब इनकी स्थिति क्या हो, क्या ये अलग समूह के रूप में रहेंगे या फिर इन 5 के 5 क्षेत्र को एक कर दिया जाए, ताकि जो ये 14 रियासतें हैं और ये 4 रियासतें और हो जाएगी 18, और ये 3 ठिकाने एक हो जाए। अब इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाए, क्या इनको अलग अलग समूह रहने दिया जाए या फिर दोनों समूह को एक कर दिया जाए और एक नया नाम आए फिर हमारे। तो इस संबंध में आपके कुछ विशेष डिसीजन ले, उससे पहले भारत सरकार ये देख रही थी कि जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ है वो अपने कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है, उनके जो लक्ष्य है वहां तक वो पहुंच नहीं पाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो मत्स्य संघ है अभी भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
वो सांप्रदायिक दंगों की चपेट में रहा है। वो वहाँ की जो शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है, वो मंत्रिमंडल भी हम कह सकते हैं सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। वहाँ अशांति है, महंगाई वहां पर बढ़ती जा रही है, और वहाँ के जो आम जन है, वे आम जन कहीं ना कहीं आपके राजपूताना संघ के अंदर शामिल होना चाहते हैं। और कुछ वहाँ के जो मेव लोग हैं वो मेविस्तान की बात भी कर रहे हैं। कुछ वहाँ के जो किसान सभाएं हैं, वो किसान सभाएं चाह रही है कि जो भरतपुर और धौलपुर है उनको जोड़कर एक ब्रज प्रदेश बना दिया जाए। वहाँ के जो जागीरदार हैं, वो जागीरदार आपके हम कह सकते हैं कि जयपुर के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो आपके मत्स्य संघवाद क्षेत्र है, वो अशांति के दौर से गुजर रहा था। और इस अशांति के दौर के समय ही ये निर्णय लेना बहुत जरूरी हो गया कि या तो इनको एक अलग समूह में रखा जाए, या फिर इनको राजपूताना की अन्य रियासतों में शामिल कर दिया जाए, या फिर एक निर्णय ऐसा भी लिया जाए कि इन चारों रियासतों को, क्योंकि इनसे लगता हुआ क्षेत्र है संयुक्त प्रांत का, आधुनिक उत्तर प्रदेश का, उसमें इन चारों रियासतों को शामिल कर दिया जाए। तो इस संबंध में एक ठोस निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों फरवरी 1949 के अंदर दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। फरवरी 1949 में दिल्ली के अंदर एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक के अंदर जो आपके चारों आपके रियासतें हैं उनके शासकों को आमंत्रित किया गया। और जब चारों शासकों को आमंत्रित किया गया, तो जो आपके अलवर और जो करौली है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो आपके अलवर और करौली है, इन्होंने तो जो आपके राजपूताना है उसमें शामिल होने पर सहमति दे दी। राजपूताना मतलब होगी यहाँ पर वृद्ध राजस्थान से। और जो आपके दूसरी दो रियासतें हैं भरतपुर और धौलपुर, यहाँ के जो शासक है उन्होंने संयुक्त प्रांत में शामिल होने पर अपनी सहमति व्यक्त की। तो जो चार आपके समूह है रियासतों का मत्स्य संघ, उसमें विभाजन होता दिखाई दे रहा था। एक और तो अलवर और करौली वृद्ध राजस्थान संघ में शामिल होने पर सहमत थी, तो वह भरतपुर और धौलपुर आपके संयुक्त प्रांत में शामिल होना चाहती थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए फिर रियासती विभाग ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम आप कई बार पढ़ते हो, ये आपके शंकर राव देव, इनके नेतृत्व में एक आपकी समिति गठित की गई। और बता चुके हैं कि इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि वो भरतपुर और धौलपुर के जो आम जन है उसकी राय जाने कि वो किस क्षेत्र में आपके शामिल होना चाहती है। इस शंकर राव देव समिति के अंदर दो और सदस्य थे। जो एक सदस्य थे उनका नाम था प्रभुदयाल, और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था R.K. सिधवा। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, कई बार आपकी परीक्षाओं में अलग अलग बातें पूछते। जैसे हमने B.R. पटेल समिति पढ़ी थी, तो B.R. पटेल समिति के अंदर भी हम देखा था कि दो सदस्य और हैं, और वहां पर अब हमने शंकरराव देव समिति देखी है, तो उसके अंदर भी आपके प्रभुदयाल और R.K. सिधवा जैसे सदस्य आपके शामिल हो रहे हैं। B.R. पटेल समिति थी, उसका संबंध आपके राजस्थान की राजधानी कौन सी हो उसके संबंध में सिफारिश देना था। और शंकरराव जो देव समिति है, उस समिति का जो उद्देश्य है कि भरतपुर और धौलपुर का जो आम जन है, जो आम जनता, उसकी राय क्या है, क्या वह आपके राजस्थान में शामिल होना चाहती है, अर्थात वृद्ध राजस्थान संघ में शामिल होना चाहती है, या फिर आपके वो संघ प्रांत में शामिल होना चाहती है। और फिर राय जानने के बाद में इस शंकरराव देव समिति ने अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश में ये कहा कि जिस प्रकार से अलवर और भरतपुर को अलवर और करौली को राजपूताना में शामिल कर रहे हैं, वैसे ही आपके भरतपुर और धौलपुर को भी आपके राजपूताना में शामिल कर दिया जाए। और इसकी सिफारिश को मान लिया गया, और मानने के बाद में 10 मई 1949 को एक बैठक बुलाई गई, और उस दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई गई, और उस बैठक के अंतर्गत इन सभी रियासतों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं औपचारिक रूप से सहमति प्रकट कर दी कि भाई हम जो चारों रियासतें हैं ठिकाना है राजपूताना संघ में शामिल होंगे। और कुछ दिनों के बाद में फिर 15 मई 1949 को जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा, इन पांचों क्षेत्रों को विधिवत रूप से वृद्ध राजस्थान संघ अर्थात 14 रियासतें और जो 2 ठिकानों से मिलकर बना उसमें शामिल कर दिया। जैसे ही वृद्ध राजस्थान संघ के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हो गए, तो उसका नया नाम हो गया विद्यार्थियों आपके संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, जो अस्तित्व में आया था आपके 15 मई 1949 को। इस प्रकार जो वृद्ध राजस्थान संघ है उसके अंदर कुल आपकी रियासतें शामिल होगी 18, और जो 3 ठिकानों भी आपके शामिल होगी। 5वें चरण के बाद में राजस्थान के समक्ष केवल 2 ही चुनौतियां थी। एक चुनौती यह थी कि अब सिरोही जो एकमात्र रियासत बच गई है उसके संबंध में क्या डिसीजन हो, और एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, उसके संबंध में क्या डिसीजन हो। केवल 2 ही बच गए हैं, बाकी जो हमारी सारी रियासतें हैं, सारे के सारे ठिकाना वो एक हो चुके हैं, और एक होने के बाद उसको नाम दिया गया आपके संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। अब विद्यार्थियों इसकी जो राजधानियां हैं, राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, और बिल्कुल वही है जो आपने वृद्ध राजस्थान संघ में पढ़ा है। जैसे इस संघ के भी जो आपके राज प्रमुख के मान सिंह द्वितीय थे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी थे, राजधानी आपके जयपुर में रखा गया,
और प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी वो आपकी हीरालाल शास्त्री जी को ही सौंपी गई। तो जो बातें आपने चौथे चरण के अंदर याद की है, समझी है, वही बातें, वही रूपरेखा आपके 5 चरण में भी काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जो आपके चौथा चरण है विरुद्ध राजस्थान संघ का, और जो आपके 5वां चरण है संयुक्त विरुद्ध राजस्थान संघ का, हमने पढ़ लिया है। और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में भी आई होगी। अब जो अगली कक्षा होगी, उस अगली कक्षा में हम छठा और जो 7वां चरण है, किस प्रकार से सिरोही को राजस्थान के अंदर शामिल किया गया, और अंत में किस प्रकार से अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान का भाग बनाया गया और एक संयुक्त और एक मजबूत एकीकृत राजस्थान बना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।